Good morning, students. So let's start with today. We will start with our history, chapter 2, New Kings and Kingdoms. This is our third lecture of social science. We have already done geography one chapter, environment and civics one chapter on equality, and this is history second chapter, New Kings and Kingdom. We are not doing the history first chapter because that is you have to read that chapter, but that not will be included in your unit exams or any exams. Yes, and that is much more related to what you have learned in your class 6 first chapter. So let's start with this chapter. We will be discussing in this chapter uh, how the new dynasties emerged during the period of 7th to 12th centuries. Yes, as you can see in this map, few names are written in the capital. They were the important new kingdoms or new dynasties that has emerged as very powerful during the time of between the 7th to 12th centuries. Chamannas, Gurjara Pratiharas, Rashtrakutas, Kaling. Yes, they were the Cholas. They were the few important dynasties that had emerged during that periods. Let's start with our first topic, the emergence of new dynasties. So what were the reason कि नई डायनेस्टीज बनने लगे, नए राजा उभर के आने लगे, ऐसा क्या हुआ? यस, ओके. सो बाय द 7th centuries जितने भी राजा थे उन सब के राज्य में, उन सब के साम्राज्य में दे वर बिग लैंडलॉर्ड्स एंड वॉरियर चीफ उन्हें कहा जाता था, जिसके अंडर बहुत सारे सेलर्स, मिलिट्री पर्सन्स रहते थे. सो इवन किंग्स को समझ में आ गया कि इफ़ वी वांट टू वर्क इन अ पर्टिकुलर एरिया, हमें इन लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स को अपने कंसिडरेशन में रखना होगा. सो बिकॉज ऑफ दैट they given them a particular place in their court. अपने दरबार में एक खास स्थान दिया as the समंत और the subordinates. But as the अच्छा, इन subordinates और समंत का काम क्या था? They have to bring gifts for their kings and they have to be present in the court. यहाँ पे कोर्ट का मतलब है जो राजा जो दरबार लगाता था, उस दरबार में उनकी उपस्थिति, राजा के लिए तोहफे लाना और उनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करना एट द टाइम ऑफ war. These were the main functions of Samant. But later with the pass on the time, Samant started gaining power and wealth, and they themselves declared to be a Mahasamant or Mahamandaleshwar. Mahamandaleshwar means the lord of a particular area. So जैसे उनके पास पावर आने लगी, वो अपने आप को डिटैच करने लेते थे अपने किंग से, और वो अपनी खुद की एक नई पहचान बनाने के लिए वो खुद को एज ए किंग घोषित कर देते थे और उस पर राज करने लगे थे. तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल हुआ जहाँ बिटवीन द मिड 18th सेंचुरी में कर्नाटका में चालुक्यास का राज्य था, एंड देयर वाज दिस राष्ट्रकूतास वर द सबऑर्डिनेट ऑफ चालुक्यास. वहीं जो राष्ट्रकूता के चीफ थे दंती दुर्गा, ही overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbh. उन्होंने एक रिचुअल करवाया, that was Hiranyagarbh. And what was this ritual is, ये बेसिकली पूजा पाठ थी कि जो ब्राह्मण्स की मदद से कराया जाता था. इसका बेसिकली मतलब था कि रीबर्थ एज दी क्षत्रिय, यानी बाई बर्थ. अगर बिकॉज एट दैट टाइम फॉर बीइंग अ किंग इट वॉज वेरी नेसेसरी कि आप एक क्षत्रिय कास्ट के हो. बट अगर आप बाई बर्थ क्षत्रिय नहीं होते, पर्टिकुलर पूजा पाठ करवा के दंती दुर्गा ने खुद को क्षत्रिय में कन्वर्ट किया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द किंग. ऐसी बहुत सी अलग चीज़ें भी मिली, ऐसी बहुत सी चीज़ें मिली और भी एग्जाम्पल्स मिले. लेकिन फॉर इंस्टेंस दैट कदम्ब मयूशर्मन एंड द गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्र, ये ओरिजिनली ब्राह्मण्स थे, बट इन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को छोड़ के आर्म्स उठाए, यानी हथियार उठा लिए, एंड अपने किंगडम्स को स्टैब्लिश किया इन कर्नाटक एंड राजस्थान.
respectively. So as we can see, by the 8th or 7th century, it was not compulsory कि जो क्षत्रिय था उसी वही अपना kingdom बना रहा था. They were the Brahmins also who are indulging in this affair. Now the point come, जो ये किंग्स नए किंग्स आ रहे थे है ना, वो अपने किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे, सारी चीज़ें मैनेज कैसे कर सकते थे. सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम्स. सो मेनी ऑफ दिस न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा अधिराजा, जिसका मतलब है राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, जिसका मतलब है तीनों लोकों के राजा. सो ऐसे बहुत ही बड़े बड़े नामों से वो अपने आप को बुलवाना पसंद करते थे. बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो सब कुछ खुद ही सब कुछ अकेले मैनेज कर पाते थे. तो दे हैव टू शेयर देयर पावर विद देयर समंत and the association of peasants, traders and Brahmins. Now, every state or every kingdom needs money to run. So, in states में resources यानी पैसा, इनकम कहाँ से होती थी जिससे ये पूरा राज्य चलता था. So, mainly the producer, they were obtained from the producers. अब producers में कौन कौन आ गए, peasants यानी farmers आ गए, cattle keepers यानी पशुपालन जो करते थे वो आ गए, artisans यानी कपड़ा बनाने वाले या जो भी जो आर्टिस्टिक वर्क करते थे है ना, they have to surrender some of their part of produced to the king. Even sometime जो farmers होते थे, अगर वो अपनी लैंड पे काम नहीं कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन द लैंड ऑफ द लॉर्ड यानी राजा के ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, तो उन्हें रेंट भी देना पड़ता था. एंड इवन द ट्रेडर्स किन्हें कहते हैं, द वन हु बाय एंड सेल गुड्स इन द मार्केट. सो उन्हें ट्रेडर्स के द्वारा भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था इन राज्य में. नाउ वी कैन सी ये जो रिसोर्सेज कलेक्ट होते थे इसका होता क्या था. दिस रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स इस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट. तो राजा अपनी महलों को अपने नाम से मंदिरों को किलों को बनवाने में इन पैसों को यूज़ करता था. इवन दिस मनी आर यूज टू फाइट द वॉर्स, और वॉर में अगर जीत जाते थे तो वहाँ की भी ज़मीन, वहाँ का भी वेल्थ जीतने वाले राजा के नाम हो जाता था. तो ये भी एक तरीका था जिससे इनकम उस एक जीते हुए राज्य में आती थी. एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट. अगर ट्रेड रूट्स क्या हो गए, वो रास्ते जहाँ से बाई और सेल गुड्स को करने के लिए ट्रेडर को जाना पड़ता है, तो वो रास्ते को भी यूज़ करने के लिए कई बार कई राजा उस पर टैक्स लिया करते थे, उससे पैसा लिया करते थे. नाउ इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए डिफरेंट फंक्शनरीज होते थे, डिफरेंट ऑफिशियल्स होते थे जो ये चीज़ें मैनेज करा करते थे. और ये ऑफिशियल्स बेसिकली इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से होते थे, यानी जो राजा के करीबी होते थे उसी फैमिली से होते थे. और हेरिडिटरी पोजीशन है कि राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई मंत्री है तो उसके बाद उसका बेटा ही मंत्री बनेगा. यस, एंड यही सिस्टम वहाँ पे आर्मी में भी फॉलो की जाती थी. यस, एंड क्लोज रिलेटिव्स जो होते थे राजा के, उन्हें राजा हमेशा एक हाई पोजीशन दिया करता था. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रशस्टीज एंड लैंड ग्रांट्स. तो प्रशस्टी बेसिकली आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट्स होते थे जो उस टाइम पे ब्राह्मण्स लिखते थे है ना, जो राजा को बेसिकली उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे. अभी उन डॉक्यूमेंट्स में, उन प्रशस्टीज में क्या लिखते थे, तो दे यूज टू राइट द डिस्क्राइब्ड किंग एज द वेरी वैलियंट विक्टोरियस वॉरियर है ना, मतलब बहुत बड़ा दिखाते थे राजा को. बट बेसिकली होता क्या था कि इसमें जो डिटेल्स लिखी होती थी अबाउट द किंग, दैट माइट नॉट बी लिटरली ट्रू, बट ये राजा की तारीफ़ों के पुल बांधे जाते थे, उनकी तारीफ़ों में लिखा जाता था. यस, एज वी प्रोसीड फर्दर यू कैन हैव द रीडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, द अचीवमेंट्स ऑफ नागाभट्टा. यानी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे नागाभट्टा के बारे में एक प्रशस्ति जो संस्कृत में लिखी गई थी ग्वालियर मध्य प्रदेश में, उसमें
क्या उनको डिस्क्राइब किया गया था, उनको क्या लिखा गया था? अच्छा, ब्राह्मण्स ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि ऐसा करने पे किंग्स उनको रिवॉर्ड करते थे बाय द ग्रांट ऑफ लैंड। उन्हें एक लैंड दिया जाता था। लैंड बेसिकली कॉपर प्लेट्स पे वो जैसे आज के तारीख में हम हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कॉपर प्लेट्स पे पूरा लिखा होता था। एंड विच वे आर गिविंग, ये उनको दिया जाता था, उन ब्राह्मण्स को जिसको राजा ने लैंड दिया है। यस, over here you can see this type of copper plates were used, जिस पे पूरा ये जो रिवॉर्ड, जो लैंड उनको दिया जाता वो लिखा जाता था। और यहाँ आप देख रहे हैं दिस इज़ बेसिकली द सील ऑफ द किंग। इसका मतलब है कि यस, जो ये कॉपर प्लेट्स यानी ये जो डॉक्यूमेंट है पर्टिकुलर, दिस इज़ द ओरिजिनल वन। एज वी प्रोसीड फर्दर, बट बाय द 12th सेंचुरी हम एक प्रशिष्ट, जैसे हम अब तक हमने पढ़ा कि प्रशिष्टिस क्या होते हैं, वो जो राजाओं की तारीफ में लिखा जाता है। लेकिन एक प्रशिष्टिस ऐसी भी है जो संस्कृत में है, कश्मीर में मिली थी और उनको लिखा था कल्हना ने। उसमें एक्चुअली उसने जो रियलिटी थी वहाँ के किंग की वो लिखी, दूसरे राइटर्स की तरह सिर्फ बड़ाई या सिर्फ अच्छा नहीं लिखा। ही वॉज ऑल्सो रिटन द क्रिटिकल अबाउट, ही हैज़ बीन क्रिटिकल अबाउट द रूलर एंड देयर policies while writing that particular persistis. So as we can see, with the change of time, this has the practice of writing the material in the persistry has been changed. Now warfare for wealth, यानी warfare for wealth, this means किसी ज़मीन के टुकड़े के लिए, वहाँ की वेल्थ के लिए लड़ाई करना। एट दैट टाइम द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैलीज वॉज वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट एरियाज जहाँ के लिए बहुत सारे किंग्स जो थे वो लड़ा करते थे। एंड इसमें 3 डायनेस्टीज थी जो बहुत लंबे टाइम तक इसके लिए लड़ी हैं। दे वो गुर्जरा, प्रतिहार, Rashtrakuta and Pal dynasties, and because there were 3 parties were involved in this particular war, and it was for a long time. This was known as the tripartite struggle. Yes, this is the one of the important part. Your question can be asked on this particular topic. So, as we will see, rulers also try to demonstrate their power and resources by building large temples. So, when they attacked one another's kingdom, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich. So, हमने पहले भी देखा कि जो राजा थे वो जो रिसोर्स कलेक्ट करते थे वो उनको कहाँ यूज़ करते थे, या तो अपने टेम्पल्स या किला बनवाने में। तो किसी भी राज्य का एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ा वेल्थ लगा होता था वहाँ की टेम्पल्स में। सो वाइल हैविंग द वॉर विद द अनदर किंग, जो एक किंग होता था वो हमेशा टारगेट करता था उनकी टेम्पल्स को, क्योंकि टेम्पल्स एंड जो फोर्ट्स होते थे वो कोई भी किंग बनाता था अपनी पावर को शो करने के लिए, इसलिए उस पर अटैक किया गया जाता था। इसी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के गजनी के प्लेस का एक रूलर था, दैट वाज सुल्तान महमूद। ही रूल्ड ओवर देयर फ्रॉम 1997 टू 1030, और धीरे धीरे उन्होंने सेंट्रल एशिया के कई पार्ट्स को भी कवर किया, जैसे एंड ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और वो हर बार क्या करते थे, सब कॉन्टिनेंट हर वक्त वहाँ के जो टेम्पल्स होते थे, है ना, उन पे अटैक किया करते थे। एंड इन दिस रेंज ही हैज़ ऑल्सो अटैक्टेड द सोमनाथ मंदिर। आपने सुना ही होगा इसका नाम, सोमनाथ मंदिर ऑफ गुजरात। सो आफ्टर विनिंग, महमूद जो था वो वहाँ के जो भी पैसे होते, जो भी वेल्थ होता था, ही यूज्ड टू टेक इट अवे टू द गजनी, जो उसकी कैपिटल सिटी थी, टू क्रिएट many more monuments, many more things over there, so that can be
to that he can be more powerful. Acha, another things about Mahmud was he was also interested in finding about the people he conquered, यानी जिनको वो जीतता था वो उनके बारे में जानकारी रखना बहुत पसंद करता था कि यानी वो क्या कैसे लोग हैं, वो राजा कैसे बने, तो वो पूरी स्टडी इन चीज़ों पे किया करता था. इसके लिए उसने एक स्कॉलर को अपॉइंट किया था जिनका नाम था अल बुरूनी. और इस स्कॉलर ने जो बुक लिखी थी, है ना, अरबिक में, उसका नाम था किताब अल हिंद. सो ये जो बुक थी ये आगे चल के जो हमारे हिस्टोरियंस थे जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन गया. यस. एंड आगे चल के जो दूसरे किंग्स थे, yes, who engaged in the warfare include the Chamannas, later known as the Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. They attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by Chalukyas of Gujarat and Gadawalas of western Uttar Pradesh. The best known Chamanna ruler was Prithviraj III, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1991 but lost to him the very next year in 1192. So this is the another example which is given from the Chauhan's dynasty. जैसे उन्होंने पहले दिल्ली और अजमेर पे कब्ज़ा किया और वो चालुक्यास के अपोजिट भी लड़ रहे थे ताकि वो गुजरात और गढ़वालास जब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का कैप्चर कर सके. इन्हीं चमन्नास का एक बहुत बेस्ट रूलर था जो आज भी आपने इनका नाम सुना होगा, पृथ्वीराज III, जिसने अफ़गान के रूलर को सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया, बट अगले ही साल 1192 में उनसे वो वापस ये जगह उनसे हार गया.